अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड सम डिजीजेस। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेटनस कि टेटनस डिजीज़ कौन सी होती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ऑल डिटेल्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेटनस जो है ये एक एक्यूट फैटल डिजीज़ है जो कि कॉज होती है बाय एक्सोटॉक्सिन के, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। एक्सोटॉक्सिन जो होता है ये वो पॉइजन सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ के दौरान प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस होता है बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जिसे हम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कहते हैं। ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs इज अबाउट टेटनस जो कॉज होता है बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, और ये एक एक्यूट डिजीज़ है, यानी कि सडनली कॉज होती है और इवन ये डेथफुल भी हो सकती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि करेक्टरिस्टिक इसमें कि रिजिडिटी हो जाती है और मसल स्पाज्म यानी कि मसल टाइटनिंग हो जाती है, वो भी स्केलेटल मसल्स की टाइटनिंग हो जाती है। मसल स्टिफनेस जो होती है ये कहाँ पे होती है इस डिज़ीज़ को हम जॉ लॉक डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो मोस्टली मसल्स अफेक्टेड होते हैं वो जॉ एंड नेक, यानी कि जो जबड़ा और जो नेक के मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। और ये फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया है इन एनिमल में 1884 को। ऑर्गेनिज्म जिसमें आइसोलेट, और ये ऑर्गेनिज्म में आइसोलेट किया गया है 1889 को। टेटनस टॉक्सॉइड डेवलप्ड हुआ है इन 1924 में, जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में। टेटनस टॉक्सॉइड जो वैक्सीनेशन है ये डेवलप्ड की गई थी 1924 में, जो कि वाइडली यूज़ होती है वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ की गई है। इसके कॉमन सिम्टम्स अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास लॉक जॉ हो जाता है, यानी कि जो जॉ मसल्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाती हैं। सो डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग में, ब्रीथनेस शॉर्ट हो जाती है और बॉडी स्पाज्म होता है। फिर है इंक्यूबेशन पीरियड जो है 4 to 21 डेज तक होता है। रिजर्वायर यानी कि ये हमारे पास बैक्टीरिया होता कहाँ पे है, तो जितने हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स डंक, यानी कि जो हॉर्स का गोबर होता है उसमें होती हैं, और कंटामिनेटेड सॉइल में हो सकती है। इसके स्पोर्स जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉइल में और इंटेस्टाइन में होती हैं, फीसेस में होते हैं हॉर्स के, शीप के, कैटल के, डॉग्स, कास्ट, रेड्स, क्वीन पिग्स एंड चिकन्स के। मैनुअली ट्रीटेड सॉइल जो होती है इसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इसके स्पोर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर एरियाज़ में हो सकते हैं। और हमारे पास आता है जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर एरियाज़ में ह्यूमन एडल्ट्स होते हैं उनको ज़्यादातर बीमारी हो सकती है। स्पोर्स जो होते हैं ये फाउंड होते हैं ऑन स्किन सरफेस एंड कंटामिनेटेड हीरोइन में। रूट ऑफ एंट्री यानी कि किस तरह के हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो जब आपको कोई ज़ख़म हो जो कि ओपन वॉन्ड होता है उसकी उस थ्रू एंटर हो सकता है बॉडी में। ट्रांसमिशन जो है ये जब हमारा वॉन्ड जो होता है, ज़ख़म जो होता है, अगर वो उस पोर के कांटेक्ट में आ गया जिसमें क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है तो ये इन्फेक्शन, ये डिज़ीज़ हो सकती है और वर्ल्ड वाइड ये डिज़ीज़ होती रहती है। प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन देते हैं और पब्लिक एजुकेशन कि यानी कि जैसे ही आपका रोड एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद आपको टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन दी जाती है। फिर ट्रीटमेंट जो है एंटी टॉक्सिन हम यूज़ करते हैं, यानी कि इसके टॉक्सिक को ख़त्म करने के लिए ये टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन यूज़ करते हैं। डिब्रिटमेंट ऑफ वॉन्ड, यानी कि अगर हो गया तो वॉन्ड की डिब्रिटमेंट यानी कि वॉन्ड के उस टिश्यू को काटा जाता है जहाँ पे वो इफ़ेक्ट हुआ है। बेंजाइल पेनिसिलिन हम देते हैं 600 मिलीग्राम 6 आवर्ली IV में हम देते हैं। डायजेपम हम देते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, कंट्रोल ऑफ स्पैज़म को कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए हम डायजेपम इंजेक्शन देते हैं 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर kg। पैरालाइज एंड वेंटिलेट, अगर पैरालाइज हो गए तो उसे वेंटिलेट करते हैं। एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है, आइसोलेशन की जाती है डार्कर रूम में फ्लूइड, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट्स के मेंटेनेंस को देखा जाता है। ऑक्सीजन इनहेलर लिख दिया जाता है।
नर्सिंग मैनेजमेंट टेटनस में क्या होगी कि पेशेंट को आइसोलेट करें एक डार्क रूम में ताकि उसे फोटोफोबिया ना हो, क्योंकि हमारे फोटोफोबिया यानी कि लाइट की वजह से वो अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उससे मसल स्पैज़म जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। इंश्योर करें कि उसे क्वाइट इन्वायरमेंट मिले ताकि उसका स्पैज़म बढ़े ना। माउंट साइड रेज और उसकी जो साइड रेज होंगे बेड के वो खड़ा कर दें ताकि वो फॉल ना कर जाए। एम्प्लॉय करें बैरियर नर्सिंग टेक्निक्स, सक्शन टू क्लियर द एयरवे। अगर उसका एयरवे ब्लॉक हो चुका है तो उसे सक्शन से क्लियर कर लें। हम पढ़ते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कॉज होती है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और बैसिलस क्लास से है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये वो डिजीज़ है जो कि कॉज होता है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया यूजुअली कहाँ पे अटैक करता है? लंग्स में ट्यूबर सेल्स बनाता है, लेकिन ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है, लेकिन मोस्ट फर्स्टली प्राइमरीली ये लंग्स को अटैक करता है। जब टीबी जो है ये स्प्रेड होता है एयर के ज़रिए से, जब पर्सन जो है वे टीबी और थ्रोट कफ जो है वो उसे थ्रोट कफ हो तो ये दूसरे लोगों तक भी फैल सकता है। हमारे पास होता है टू मेन टाइप ऑफ टीबी हमारे पास है। पल्मोनरी टीबी होती है जो कि अफेक्ट करता है लंग्स को, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है जो कि हमारे बॉडी के दूसरे साइड्स को भी अफेक्ट करता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, यानी कि किस वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है, किस सोर्स से? तो मोस्ट कॉमन सोर्स जो होता है इन्फेक्शन का कि हमारे पास एक केस है ट्यूबरकुलोसिस का जिसका स्प्यूटम जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है, और उसने ना कोई वो ट्रीटमेंट ले रहा है या फिर इनकम्प्लीट और इरेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उससे भी दूसरे सोर्स वो हो सकता है इन्फेक्शन का। अदर सोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं कि उसी पेशेंट का अगर एक्सक्रीटा हो या फिर ऐसे काउ से हम मिल्क ऑब्टेन करें जिससे टीबी है, और मटेरियल जो कि हम स्लॉटर कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस एनिमल्स का अगर हम मीट खा रहे हैं तो भी ये सोर्स हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास किस तरह होती है कि ड्रॉपलेट मोड में हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिट होती है, या एयरबोर्न भी है और ड्रॉपलेट भी है। व्हेन पीपल जो होते हैं विद लंग टीबी कफ करते हैं, या फिर यानी कि जिन लोगों को टीबी है अगर वो कफ करे या स्नीज करे या स्पिट करे तो वो टीबी जर्म्स को एयर में प्रोपेल करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास है कि नोज़ और थ्रोट जो होती हैं ये मोस्ट कॉमन पॉइंट होते हैं एंट्री के, यानी कि इससे हम इनहेलेशन करते हैं तो एयर एंटर होती है, एयर के साथ वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी एंटर करते हैं। माउथ जो होती है बाय इंजेक्शन, माउथ से हम इंजेक्शन से ये बैक्टीरिया अंदर कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 12 वीक्स होता है, क्रंच पेंडेमिक होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लेडी विद टीबी जो है सफरिंग फ्रॉम टीबी, अगर वो स्पिट कर रही है तो वो उन ड्रॉपलेट्स को शामिल हो जाएंगे एयर में और वो दूसरे को अफेक्ट करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम क्या कहते हैं कि फीवर होता है ज़्यादा, इसमें नाइट स्वेट्स होती हैं, रात को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पर्सिस्टेंट कफ होती है, ब्लडी फैल्गम होता है, चेस्ट पेन होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वैक्सीनेशन हम यूज़ करते हैं कि प्रिवेंशन यानी कि बचाव कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो वैक्सीनेशन BCG वैक्सीन हम देते हैं, बैसिलस क्लैमिडी गुइरिन वैक्सीन देते हैं, पब्लिक एजुकेशन देते हैं, एडिक्वेट डायग्नोस्टिक हमें इसके लिए करनी होगी और क्यूरेटिव फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आइसोलेशन वार्ड्स होने चाहिए इसके लिए, और हमारे पास आता है इसके डिसइंफेक्शन के लिए कंकरेंट डिसइंफेक्शन होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का हमने ध्यान रखना है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की ट्यूबरकुलोसिस स्टेजेस होते हैं। एक होती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी किस वजह से होती है? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में हमारे पास क्या होता है, किस वजह से होती है कि पेशेंट जो होती है वो इनकंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ले रहा है या पार्शियल ट्रीटमेंट वो कर रहा है, यानी कि
वो अपनी मेडिसिन जो है वो रेगुलरली नहीं ले रहा है, क्योंकि कुछ दिनों हफ्तों तक खाने के बाद उसे बेटर फील हो रहा है, उसे ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गया है. सो दिस इज़ द वेरी मेजर प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट्स, कि उन्हें लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं, मेडिसिन छोड़ देते हैं, जबकि फिर से उनकी जो हालत थोड़ी बहुत बेहतर हुई होती है वो वापस से वो बैक्टीरिया ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं. या फिर डॉक्टर और हेल्थ वर्कर जो हैं उन्हें रॉन्ग डायग्नोस करते हैं, रॉन्ग मेडिसिन या ट्रीटमेंट वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या फिर जो ड्रग्स उन्होंने दी है वो अनरिलायबल हैं. फिर आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी जिसे हम कहते हैं. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, ये टीबी की वो फॉर्म है जो कि कॉज होती है बाय बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में वो टाइप बैक्टीरिया कॉज करते हैं जो कि कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करते. आइसोनाइज और रिफेम्सिन जो हमारे पास मेडिसिन है उस पर वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करते, यानी कि उनकी ग्रोथ तब भी कंटिन्यू रहती है अगर आप ये मेडिसिन खाएं भी. इसके लिए वो रेजिस्टेंट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फर्स्ट लाइन हमारे पास एंटी टीबी ड्रग्स हैं, लेकिन इसके लिए भी वो रेजिस्टेंस शो करना स्टार्ट कर देते हैं और उन पर कोई असर नहीं होता, उनकी ग्रोथ उसी तरह कंटिन्यू रहती है. सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. प्राइमरी कॉज जो होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का क्या होता है कि आपने जब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आपने जब पहले से ही सही ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में. ड्रग रेजिस्टेंस से मल्टी ड्रग बन जाती है. फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो होती है ये ट्रीटेबल भी है और क्यूरेबल भी होती है बाय सेकेंड लाइन जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं उससे. प्राइमरी जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं आइसोनाइज एंड रिफेम्सिन है, सेकेंड लाइन ड्रग्स से भी क्यूरेबल हो सकती है. हाउएवर सेकेंड लाइन ड्रग्स जो होती है ये इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, और जो मेडिसिन होती है रिकमेंडेड वो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती. एक्सटेंसिव कीमोथेरेपी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है अगर इस पे 2 साल गुजर जाएं इस टीबी पे, और मोर कॉस्टली भी होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, और इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इन ड्रग्स के. फिर आता है कि इन सम केसेस में सेवियर ड्रग रेजिस्टेंस जो होती है ये भी डेवलप हो जाती है. फिर आता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो होती है, ये भी हमारे पास एक फॉर्म है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की, जो कि इसमें बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करता है टू फ्यूअर मेडिसिन जो कि अवेलेबल होती है, जिसमें मोस्ट इफेक्टिव सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स आती हैं. अबाउट 450,000 पीपल जो होते हैं वो MDR टीबी डेवलप करते हैं वर्ल्ड में 2012 में. इट इज़ एस्टिमेटेड किया जाता है कि 9.6% जो होती है MDR टीबी केसेस जो होती हैं उनमें XDR यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है उन्हें. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम किस तरह करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं अगर कुछ केसेस ऐसे सेवियर हों. कीमोप्रोफाइलैक्स फॉर कॉन्टैक्ट्स, कीमोप्रोफाइलैक्स हम यूज़ करते हैं यानी कि केमिकल एजेंट्स को जैसे यूज़ करते हैं डिजीज़ के लिए प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. इम्यूनाइजेशन हम देते हैं इन्फेंट्स को, BCG वैक्सीन हम देते हैं. एजुकेट करते हैं टीबी के पेशेंट को कि किस तरह उन्होंने कि किस तरह डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है दूसरे पर्सन को, आपने किस तरह से अपने स्प्यूटम को डिस्पोज करना है और अपने माउथ को कवर करना है स्नीजिंग और कफिंग के दौरान. ट्यूबरकुलोसिस होती है, इसकी प्रिवेंशंस में हमारे पास है वैक्सीनेशन आपने करवानी है, हेल्दी डाइट लेनी है, फ्लोरोग्राफी करवानी है, वाइटामिन्स लेने हैं ज़्यादातर, एक्सक्लूड करना है कॉन्टैक्ट विद 6 पीपल के साथ, टू गिव अप स्मोकिंग. अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए. हमारे पास आता है कि सिम्टम्स हमारे पास क्या है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, कफ होती है सेवियर, चेस्ट पेन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वीकनेस होती है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, हीमोटाइप्सिस होता है यानी कि ब्लड की कमी भी हो जाती है, इंक्रीज स्वेटिंग भी इंक्रीज हो जाती है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में पब्लिक हेल्थ एजुकेशन हम देते हैं कि किस तरह डिजीज़ ट्रांसमिट होती है और हमें किस तरह इसे कंट्रोल करना है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम इम्प्रूव करते हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देते हैं, हेल्थ हाउसिंग देते हैं, एनवायरमेंटल सैनिटेशन का ख्याल रखते हैं, पर्सनल हाइजीन का, एक्टिव केस फाइंडिंग यानी कि केस की सही डायग्नोसिस करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट.
नर्सिंग कंसंट्रेशन क्या होगी कि एजुकेट करेगी क्लाइंट को कि किस तरह उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन को लेना है टाइम टू टाइम। पेशेंट को बताना है कि उन्होंने मेडिकेशन स्टॉप नहीं करनी जब तक कि आपको बता ना दिया जाए। पेशेंट को बताना है कि उन्होंने हेल्थ इंस्टीट्यूशन जाना है अगर ड्रग्स के जो कि मेडिसिन हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अगर उन्हें अपेयर हो रही हैं। पेशेंट को एडवाइस करना है कि किस तरह आपने एडिक्वेट और बैलेंस डाइट लेनी है, वो आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली को हमने मेडिकेशन और टीचिंग में इन्वॉल्व करना है, जैसे एक पेशेंट होगा उसकी फैमिली को। पेशेंट को बताना है कि रिफेम्सिन अगर आप ड्रग लेंगे तो उससे आपकी यूरिन का कलर जो होता है वो ऑरेंज हो जाएगा, लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास आता है डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया जो होता है ये एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का। थ्रॉट, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास थ्रॉट, नोज और लैरिंग्स आते हैं। इसमें हमारे पास एक ग्रेइश मेम्ब्रेन बन जाती है थ्रॉट में। साइन एंड सिम्टम आते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती है थ्रॉट की, जूडो मेम्ब्रेन बन जाता है और ड्राई कफ होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है कॉर्निबैक्टीरियम, डिफ्थीरिया और क्लैप्सुलाइफर बैसिलस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलस हैं जो कि रिलीज करते हैं एक्सोटॉक्सिन। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 डेज है। रिजर्वायर एंड सोर्स, रिजर्वायर यानी कि ये बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे होता है, और सोर्स यानी कि कहाँ से ये आ सकता है। रिजर्वायर यानी कहाँ पे रहता है ये बैक्टीरिया, तो ये इन्फेक्टेड मैन के अंदर होता है। और सोर्स यानी कि किस ज़रिए से वो लग सकता है, तो वो नेज़ोफेरिंजियल सिक्रीशन की मदद से ये लग सकता है। डिफ्थेरिया यानी कि दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। रूट ऑफ एंट्री इनहेलेशन है, इनहेलेशन के ज़रिए हमारे अंदर एंटर होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं कॉन्टैक्ट विद पेशेंट और केयर इन्फेक्टेड फोमाइट्स, यानी कि अगर हम इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ अगर कांटेक्ट में हो, फिजिकल कांटेक्ट में, या फिर इन्फेक्टेड फोमाइट्स यानी कि वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हो, उससे भी हो सकता है। अक्रेंस वर्ल्डवाइड अकर होता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल की हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन लेते हैं। आइसोलेशन, कंकरेंट और टर्मिनल डिसइंफेक्शन करते हैं इन्फेक्टेड फोमाइट्स की। ट्रीटमेंट हम करते हैं बेंजाइम पेंसिलिन 600 मिलीग्राम 6 hourly IV फॉर 7 days के लिए दिए जाते हैं।